हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स एएलपी और टेक्नीशियन की फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको सेट 3 तक हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है। तो वीडियो को सभी को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर नए क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और पूरे 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और विथ सोल्यूशन रहेगा, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बनाते चलिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पीडीएफ के लिए क्या करना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है 1971-72 में अमार सोनार बंगला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, उसके बाद फिर लास्ट में बताएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में अमार सोनार बंगला जो कि इसका राष्ट्रीय गीत है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यह किनके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बांग्लादेश जिसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी ढाका देखने को मिलेगा और यहाँ की मुद्रा टाका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है करगम। ठीक है ना, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है ये बताना है। तो करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है ये बताइए। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु का लोक नृत्य है क्या, करगम है। और एक भरतनाट्यम है लोक नृत्य, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम का संबंध भी है कहाँ, तमिलनाडु से। केरल से संबंध है क्या, मोहिनीअट्टम। कर्नाटक यक्षगान। ठीक है ना, यक्षगान। ठीक है ना, यक्षगान जो है कहाँ का है, तो कर्नाटक का, याद रखिएगा इसे। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट, जो कुछ पॉइंट याद रहता है वो रिवीजन भी करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा क्या कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को, तो इसलिए क्या शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो फूल पत्ती की कढ़ाई का काम जो है, काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। चलिए फ्रेंड, ठीक है ना, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि कहाँ, केरल में। ठीक है ना, केरल से अभी संबंधित है क्या, मोहिनीअट्टम, याद रखेगा। ठीक है ना, चलिए। तो फूल पत्ती की कढ़ाई का जो काम है कहाँ होता है, मेनली जो काम है यह केरल का काम है, जो कि साउथ इंडियन स्टेट है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ मिलेगा आपको देखने को, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश एक यहाँ का लोकनृत्य है जिसे क्या बोलते हैं, उसका नाम ध्यान में भूल गए हैं। ठीक है ना, इसका अच्छा नाम है, आएगा आगे तो याद बता देंगे। ठीक है ना, चलिए अभी भूल रहे हैं। ठीक है ना, मणिपुर में मणिपुरी होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है इंडिया का। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका याद आएगा तो बताएंगे। इसका एक बढ़िया है, भुला रहे हैं नाम घूम गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, टूटने वाले सितारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को गौर से हमेशा पढ़िएगा, जब भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। ठीक है ना, तो टूटने वाले सितारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, ये एक प्रकार के तारे होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, बाकी सभी सही हैं। ये उल्काएं होते हैं, बिल्कुल सही है। ये वे अवशेष हैं जो किसी धूमकेतु से अलग हो गए थे। ठीक है ना, ये भी सही है। वायुमंडल के साथ घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर ये ताप उत्सर्जित करते हैं, ये सभी के सभी सही है। लेकिन ये एक प्रकार के तारे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि कथन असत्य पूछा है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है ये बताना है। तो कौन जो है वो हिंद महासागर में 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी कि चक्रवात जिसे साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा हरिकेन, टॉर्नेडो और या फिर टाइफून हो जाएगा ये, ठीक है ना, टाइफून है ये, टाइफून ये सभी के मुकाबले में ये ज़्यादा आता है कौन, चक्रवात आता है कहाँ, हिंद महासागर में, ठीक है ना, इंडियन ओशियन में, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है क्या, 4 tan थीटा बराबर 3, तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं। तो 4 tan थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 3/4, यानी इधर गुना से इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, ठीक है ना, लंब हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जो कि रूट में होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5, ठीक है ना, यानी कि कर्ण हो जाएगा आपका 5। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 आ गया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/5, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है क्या, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया था, 2 दिसंबर को क्या मनाया था, विकलांग दिवस यानी कि दिव्यांग दिवस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। और 4 दिसंबर को अभी आया था क्वेश्चन, 4 दिसंबर को मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, कब, 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे, ठीक है ना। तो कौन नहीं थे ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शंकराचार्य। शंकराचार्य जो कि भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं है, ठीक है ना। बाकी रामानंद, कबीर, नानक ये सभी हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृष्ण देव राय के दरबार में निम्नलिखित के अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ठीक है ना। निम्नलिखित को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, तो किन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था कृष्ण देव राय के दरबार में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि उनके दरबार में 8 महान कवि रहते थे, ठीक है ना। यानी कृष्ण देव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे, अष्ट दिग्गज बोलते थे, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और 9 रत्न एक होते थे, ठीक है ना, नवरत्न, ठीक है ना। नवरत्न जो होते थे किनके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के दरबार में होते थे, ठीक है ना। तो अकबर के दरबार में कौन होते थे, नवरत्न रहते थे, ठीक है ना। और अष्ट दिग्गज बोला जाए तो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है, शेरशाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, केवल इसके अतिरिक्त, यानी किसके अतिरिक्त दिया जाता है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाक पद्धति। तो डाक पद्धति के अलावा सभी के सभी जासूसी पद्धति, मुद्रा पद्धति, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भू राजस्व पद्धति, ये सभी के सभी जो है प्रथम बार शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। लेकिन डाक पद्धति जो है वो शेरशाह के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो इसके अलावा सभी के सभी किन के द्वारा शुरू किया गया था, शेरशाह के द्वारा प्रथम बार शुरू किया गया, यानी कि उनका ही श्रेय है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोला क्या, यदि 2 वृत्तों की परिधि दिया हुआ कितना ए और बी के रेशियो में दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या रहता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो त्रिज्या होता है क्या ना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। जबकि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो देखिए एक परिधि 2 वृत्त है, तो पहला का जो त्रिज्या मान लेते हैं R1 मान लेता है, दूसरे का R2 मान लेता है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्टली से बनाएंगे तो इस रूप में बनाएंगे कि वृत्त की जो परिधि का रेशियो होता है वहीं त्रिज्या का भी रेशियो होता है। क्यों होता है देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि हो गया 2 पाई R1, ठीक है ना। R1 बराबर कितना है, ए है। उसके बाद फिर क्या दिया है,
2 पाई R2 बराबर कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, तो R1 का मान a हो गया, R2 का मान b हो गया। यानी कि प्रथम त्रिज्या जो पहली वृत्त है उसकी त्रिज्या a और दूसरी वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गया b। तो क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, तो R1 का स्क्वायर यानी पाई R1 का स्क्वायर, अब पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, तो R1 मतलब a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, b मतलब हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, यही पूछ देता कि दोनों की त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा, तो दोनों का त्रिज्या का रेशियो यानी परिधि का रेशियो दिया है, तो सेम परिधि का रेशियो वही होगा जो त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो गया ना, R1 और R2 का रेशियो यदि पूछ देता तो क्या हो जाता है, a अनुपात b हो जाता है। ठीक है ना, वहीं क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, याद मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इस रूप में ये बनेगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोल रहा है राष्ट्र ध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित वर्ष अंगीकार किया, यानी कौन सा वर्ष में अंगीकार यानी कि स्वीकृत किया ये बताना है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइन है उसको भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकार यानी कि स्वीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुलाई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है ना उसका डिजाइन को स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोला क्या 6.2/3 इसको लिख सकते हैं कितना 6 या 18 2 20/3 लिख सकते हैं। 20/3 33% का कितना लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया 220 का मतलब गुना x/2। बस इसी को हल करना, हल कर दीजिए सिंपल सी, 1 शून्य से 1 शून्य आपका ये कट जाएगा, 2 से 11 मराती 1 काट दीजिए। ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 11 3 3 9 9 गुना 11 करें तो 11 नमा 99 99 x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99 x/2, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना 2/99, 2 बटा कितना हो जाएगा 99। अब इसको भाग दे देंगे तो आप दशमलव बैठाएंगे 0 फिर 0 फिर 0, यानी कितना मराती 2 मराती लगेगा, यानी कि 0.02 लगभग आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला क्या भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ ये बताना है। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है ना, कब हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे थे। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, तो क्योंकि होता है, तो क्यों होता है ये बताना है। तो विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव पर जो पिंड का भार है यानी कोई पिंड है उसका भार अधिक होता है। ठीक है ना, तो क्यों होता है तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक गोल पीपे, ठीक है ना, एक गोल पीपे यानी कि बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, तो क्यों होता है ये बताना। ठीक है ना, तो एक बैरल है उसको खींच करके ले जाना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके अपेक्षा लुढ़काना ईजी होता है। ठीक है ना, लुढ़का करके ले जाना ईजी होता है, तो क्यों होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है की तुलना में लुटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है ना, यानी कि सर्पी घर्षण की तुलना में लुटनिक घर्षण कम होता है, इसीलिए लुढ़काना आसान होता है। ठीक है ना, तो बैरल जो होता है उसे खींच करके ले जाना ज़्यादा मुश्किल होता है, लुढ़काना ईजी होता है। तो क्यों होता है, तो सर्पी घर्षण की तुलना में लुटनिक घर्षण जो होता है वो क्या होता है कम होता है। ठीक है ना, इसीलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोला क्या पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी की हो जाए, ठीक है ना, यानी कि वर्तमान में जो दूरी है उससे दोगुना हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर होता है तो क्या होता है ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है ना, तो वायु पंप के द्वारा जो होता है क्या होता है, सामान्य दाब को बनाए रखा जाता है। किसके द्वारा? जब ऊंचाई पर वायुयान उड़ते हैं तो उसके अंदर में, ठीक है ना, यानी वायुयान के अंदर में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पूरा दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि बन सकता है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो ये अंक जो है इससे बना हुआ है ये बताना। ठीक है ना, जैसे डिस्कवरी लिखा हुआ है DISCOVERY, तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं STORY, ST है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, तो स्टोरी नहीं है बना हुआ। रिकवर RECOVER, तो डबल ई है इसमें, डबल ई तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ROARED, ठीक है ना, ROA, ठीक है ना, ए इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है कि बना हुआ है DE। देखिए डी हो गया, ई हो गया आपका यहाँ, सी हो गया, ओ हो गया और वाई हो गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्या है, बना हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करना। तो लुप्त अंक को ज्ञात करें, जैसे बोल रहा है 21 कैसे आया है पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जोड़ते हैं, 5 7 12 12 9 21, यानी कि सभी का योग बराबर 21 आ रहा है। तो 8 6 14, 14 7 21, 21 आ गया। इसी प्रकार से भी कर देंगे, 9 6 15, 15 और 6 कितना 21, यानी कि भाट है वहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सभी का योग करके नीचे का अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो रीजनिंग है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या होता है जब जल को 8 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है, तो क्या होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा, तब और तब बढ़ता है। ठीक है ना, तो जल का जो आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होता है और तब बढ़ते जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा कि जब कोई जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाएगा तो क्या होगा, आयतन 4 डिग्री तक क्या, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्राउन गिलास का अपवर्तनांक क्या होता है ये बताना है। तो क्राउन गिलास है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.52 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पूरा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है ना, घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है ना, आयोडीन की कमी से। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, लवण और जल का उत्पादन के लिए अम्ल और खार नहीं होगा, क्षार होगा। ठीक है ना, खार नहीं होगा, क्या होगा, क्षार होगा। क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे नाइट्रो ऑक्साइड बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो लवण और जल का उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो बताइएगा 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन तक कितने सही हुए हैं। ठीक है ना, बताइएगा, और वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है ना, कैसा लग रहा है वीडियो, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहेगा बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर देखिए बोल रहा क्या, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने, ठीक है ना, नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विमंदक छड़ का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, विमंदक छड़े का। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं, तो मेढक में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, कौन सा टाइप के होते हैं ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, होमोडोंट होते हैं। कैसा होता है, होमोडोंट नामक दांत जो होता है किसमें होता है, मेढक में होता है। और मेढक क्या है, तो एक उभयचर प्राणी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टार्च से क्या संबंधित है ये बताना। स्टार्च से क्या संबंधित है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज। ठीक है ना, तो स्टार्च से संबंधित है कौन, ग्लूकोज है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है एंजाइम। ठीक है ना, तो पेप्सिन क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में क्या होते हैं ये बताना है। तो डीएनए में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है, इसे भी ध्यान रखेगा। ठीक है ना, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखेगा। ठीक है ना,
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला क्या, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, ठीक है ना। तो कौन सी वास्तविक रूप से यानी कि रियल में मछली कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो कि रियल मछली है, बाकी सभी मछली लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है ना। स्टार फिश से लग रहा है मछली है लेकिन ये मछली नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक रूप से समुद्री घोड़ा क्या है तो मछली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है हुवेल, ठीक है ना। हुवेल आ जाएगा ये। हुवेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है ये बताना, ठीक है ना। यानी कि हुवेल जो है वो किस वर्ग के प्राणी है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सरीसृप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो हुवेल किस में आता है, सरीसृप में आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रीछ। उसे क्या बोलते हैं, रीछ होता है। रियल में क्या होता है, वह रीछ होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चमगादड़, जो कि उड़ने वाला स्तनपायी है, ठीक है ना। स्तनपायी किस में आता है तो चमगादड़ किस में आता है तो स्तनपायी में आता है। और यह जो उड़ता है रात में, तो यह कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है तो परश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन करता है, चमगादड़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है ये बताना है। तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है कौन, माइकोप्लाज्मा। कौन है, माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम हैं, तो हम क्या है यानी कौन सी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब कोई व्यक्ति यानी कोई भी चीज़ जो बकरी या भेड़ का मांस खाता है तो वो आएगा किसमें, द्वितीय उपभोक्ता में आता है, ठीक है ना। तो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है क्या खाता है तो घास और पत्ते वगैरह जो खाते हैं ना वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये सभी घास फूस खाते हैं, ठीक है ना। और द्वितीय उपभोक्ता जो कि प्रथम उपभोक्ता को खाता है, जैसे कि अपन लोग कोई व्यक्ति जो सर्वाहारी व्यक्ति, ठीक है ना, जो या फिर मांसाहारी व्यक्ति जो मांस भी खाता है, जैसे भेड़ का या फिर बकरी का जो मांस खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग खा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या आएंगे, द्वितीय में आ जाएंगे, ठीक है ना। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है तो बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सभी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जिसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, रेडियो धर्मिता की इकाई है, तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, क्यूरी। क्यूरी क्या है तो रेडियो धर्मिता की इकाई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है, तो किसके द्वारा नापी जाती है ये बताना, ठीक है ना। तो वायु की गति किसके द्वारा नापा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर, ठीक है ना। तो एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है तो वायु की गति को मापा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेगा इसे। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर से जल की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। चलिए और एक होता है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं तो आर्द्रता जो मापा जाता है ना वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना, हाइग्रो होता है वो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है एम्पियर क्या मापने की इकाई है ये बताना। तो एम्पियर से क्या मापते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा किससे मापते हैं तो एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है तो विद्युत धारा नापने की इकाई है जो कि एम्पियर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है परिस्थितिकी दबाव, ठीक है ना। परिस्थितिकी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है ये बताना है। तो परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बार उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका इकाई क्या है, बार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं ये बताना। तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, उसे कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कंडक्शन बोलते हैं, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी ये बताना है। तो तापमान को कितना कम कर दें ताकि सभी गैस जो है वो आयतन शून्य घेरे, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -273 डिग्री सेल्सियस यदि कम कर दिया जाए तापमान तो गैस के आयतन जो है वो शून्य घेरेगा, फिर क्या करेगा, शून्य घेरेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है पूरा निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है ये बताना है। तो कौन जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BaCO3, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है ये बताना। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन होता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। और सूर्य जो जलता है वो किससे जलता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है ये बताना है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है, ऊष्मा का निष्कासन करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यह पद क्या घोषित करता है ये बताना, ठीक है ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यह पद क्या घोषित करता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में रूपांतरण करता है। क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक में रूपांतरण करने का कार्य करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, बोला सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है ये बताना। तो सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता ये बताना। तो पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यह पानी से जोरदार अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। यह पानी से क्या करती है, जोरदार अभिक्रिया करता है। कौन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, इसीलिए इसे पानी के ऊपर इकट्ठा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारे घरों में 220 वोल्ट AC उपलब्ध रहती है, तो मान 220 प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है प्रभावी वोल्टेज को यह प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, बैटरी में भरा होता है लगभग, तो क्या कितना % क्या भरा होता है लगभग बैटरी में ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 40% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और 60% क्या होता है, जल होता है, किसमें, बैटरी में होता है, ठीक है ना। तो लगभग 40% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और 60% जल होता है, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, यानी 50 नंबर तक हो चुके हैं, 51 शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है, पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ये बताना, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से जो चार्ज बैटरी रहता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि 1.280 होता है, ठीक है ना, यानी 1.280 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो बैटरी के चार्ज का स्टेटस, ठीक है ना, स्टेटस को चेक करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, हाइड्रोमीटर का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, निम्न में से कौन सा पदार्थ विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो रासायनिक नाम कौन है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि टोकोफेरॉल, ठीक है ना। तो टोकोफेरॉल जो कि पदार्थ विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है ये बताना। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 0.001 mm के बराबर होता है, यानी कि 1/1000 mm के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल कितनी संख्या ये बताना है। तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 है, कितना है, 28 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 फ्रेंड्स, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है ये बताना है। तो लाइपेज का स्राव कहाँ होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है, तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है 7.5 यानी कि लगभग 7 या फिर कहीं कहीं 7.4 भी आएगा, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। यानी 7.4 या 7.5 जो भी रहे ऑप्शन आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रखेगा। और कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है ना, क्षारीय होता है। जबकि पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है ना। 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा, अम्लीय, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, बोल रहा है पेस मेकर का संबंध किससे है ये बताना। तो पेस मेकर का संबंध किससे है, तो इसका हृदय से संबंध है। किससे, हृदय से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, बोल रहा है डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया ये बताना। तो डीएनए का संश्लेषण, ठीक है ना, डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल बर्ग के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था डीएनए का संश्लेषण। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 60, किसी वस्तु में किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है ना, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर निजी और सरकार सार्वजनिक का क्या किया जाता है, आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 बोल रहा क्या, केरल के तट को कहते हैं, तो केरल के तट को क्या कहते हैं, यानी केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है केरल के तट को। ठीक है ना, तो केरल के तट को क्या नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए कोंकण तट किसे कहते हैं, तो कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक जो तट है उसे क्या बोलते हैं, कोंकण तट, जो कि कोंकण रेलवे के नाम से भी चलता है ना, तो पूरे तट के किनारे ही चलते हैं। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है फ्रेंड्स, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश में के अंतर्गत उपस्थित है, यानी कि लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ, यानी कि कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लिंगराज मंदिर हो गया, आपका कोणार्क मंदिर हो गया। ठीक है ना, ये सभी कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला, शिवाजी के वंशजों, ठीक है ना, वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे, तो कौन थे ये बताना है। तो शिवाजी के वंशजों के बाद तत्काल उसके बाद जो मराठा राज्य की सत्ता संभालने वाले जो अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, वो कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, उस कौन थे, पेशवा थे। कौन थे, पेशवा थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है ये बताना। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई उल्लंघन हो रहा है, तो उसके विवाद है मौलिक अधिकार से संबंधित, तो वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं भी आप उस विवाद को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है ना, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितने हैं, तो वर्तमान में 6 है। ठीक है ना, लेकिन मूल रूप से कितना था, तो मूल रूप से 7 था, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हो गए। ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो वर्णन किया गया वो मौलिक अधिकार के बारे में किया गया है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, यानी अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं ये बताना है। तो अमीबा में कुल कितने कोशिका होती हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 1 होते हैं। ठीक है ना, तो अमीबा में जो कोशिका होते हैं टोटल कितने होते हैं, 1 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है ये बताना है। तो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित भारत का कौन राज्य है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित राज्य है, और इसका गठन कब हुआ था, 1987 में हुआ था, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली, जो जुड़ी थैली है उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली का नाम क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंधात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंधात्र उसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी हुई जंक्शन को अंधात्र बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है इनमें से। ठीक है ना, तो कौन सा वेद जो है इनमें से आधा गद्य है और आधा काव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद जो कि आधा गद्य और आधा क्या है, काव्य है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, कौन है, ऋग्वेद है। ठीक है ना, सामवेद जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है, किसमें, सामवेद में किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन
सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तो शिप्रा नदी के तट पर स्थित जो शहर है उसका नाम क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो कि क्या है, शिप्रा नदी के तट पर स्थित एक मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 70 यानी कि 70 नंबर की। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना, तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है। सबसे पहले बोल रहा है क्या, राम एक बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है यानी बाएं की ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ करके। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो राम की दिशा कौन सी है बताना है। ठीक है, तो वर्तमान में राम कौन सी दिशा में चल रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हल करने के लिए इसमें डायरेक्शन बना लेते हैं। कौन हो जाएगा, ये इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। ए मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया था, कौन? ए किया था, यानी ए बिंदु से। तो राम ए बिंदु से चलना आरंभ करता और उत्तर की ओर चलता कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी कि इस ओर चला कितना? 6 किलोमीटर चला राम। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है ना, बाएं मुड़ता है यानी कि ए साइड मुड़ जाता है और बाएं मुड़ करके कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 8 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया। ठीक है ना, चलिए उसके बाद फिर बोलता है क्या, 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, उसके बाद कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ करके। ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है और यहाँ जो पहुंच गया कौन सी बिंदु? बिंदु बी पर पहुंच गया। तो राम की दिशा कौन सी है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में राम जा रहा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सी ओर जा रहा है? देखिए साउथ की ओर जा रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद बनाइएगा इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये बताना है। ठीक है ना, यानी कि बोल रहा है क्या, 2 व्यक्ति है जिसमें एक व्यक्ति का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, और 2 व्यक्ति चल रहा है जिसे एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करता है और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा ये बताना। तो रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं क्या कि रेलगाड़ी का जो चाल है वो आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा माननी है। ठीक है ना, रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब व्यक्ति की चाल कितना दिया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा समान डायरेक्शन में चल रहा है तो चाल क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि निगेटिव माइनस में आ जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, कितने में? 10 सेकंड में। इसको घंटा में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा, 1 घंटा में हो गया। ठीक है, बराबर दूसरा व्यक्ति है उसे पार करता है रेलगाड़ी, वही रेलगाड़ी जो कि भी के स्पीड से चल रहा है वो पार करता है कितना? दूसरा व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है उसे पार करता है कितना? 11 सेकंड में पार करता है, यानी कि 11/60 हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल हो गया क्या? दोनों के आपस में इक्वल कर दी, यानी कि टोटल दूरी बराबर दूरी हो गया। ठीक है ना, 4 गुना समय बराबर दूरी, 4 गुना समय बराबर दूरी, यानी कि दूरी बराबर दूरी कर दिए। यहाँ से भी की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए निकाल लेते हैं, एक बार फिर से समझ जाइए। देखिए बोल रहा है क्या, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, जिस दिशा में आदमी चल रहा है उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है ना, चलिए तो भी तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, पहले तो 60 से 60 ही आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 60 भी माइनस 30 बराबर 11 भी माइनस 11 × 5 = 55। ठीक है, भी को एक साइड कर लेंगे और बाकी को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 10 भी है ना, 60 लिख दिया। ठीक है ना, 10 भी हो गया। चलिए भी को एक साइड कर लेंगे तो देखिए इधर हो गया 10 भी और इधर हो गया 11 भी, तो ये साइड कर देंगे भी को तो घट जाएगा 11 भी में से 10 भी घट जाएगा तो बच जाएगा भी। ठीक है, और इधर हो जाएगा 30 निगेटिव में यानी -30 है और इसको इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो +55 और -30 कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो भी का जो चाल आ जाएगा भी बराबर कितना आ जाएगा?
25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये आ जाएगा 40 का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाड़ी की चाल यानी रेलगाड़ी की चाल मान लिए थे कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए थे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। बोल रहा है क्या कि माइनस जो कि जोड़ने का संकेत है, प्लस घटाने का, गुना भाग करने का, और भाग जो है वो गुना का संकेत है। तो इतना इक्वेशन जो दिया है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 7 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए माइनस को क्या बोल रहा है, माइनस जो कि जोड़ने का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे है क्या गुना, गुना को क्या कह रहा है भाग है, गुना जो है ये भाग का संकेत है। फिर आगे बोल रहा है भाग जो है वो क्या है, भाग जो है वो गुना कर रहा है, भाग को क्या हो जाएगा गुना, और यहाँ पर लास्ट में प्लस जो कि प्लस है घटाने का सिंबल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसे हल करना है तो हल कर देंगे। 5 दूनी 10 ये हो जाएगा आपका, तो 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना 19, 19 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 15। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिया गया एक कूट है जो कि ए को इतना डिनोट किया, सी को 9 से, एन को ओ से, 0 से, पी को 6 से, ये सभी डिनोट दिया गया। और बोल रहा है क्या कि क्यू आर सी बाई एन पी डी को लिखा गया है तो उसके अंग किस अक्षर में लिखा जाएगा ये बताना। ठीक है, चलिए देखिए तो Q को लिखा गया किस में, Q को 5 है। ठीक है, तो Q को 5 मतलब 5 तो सभी में है ही। ठीक है, चलिए इसको छांटने के लिए ऑप्शन छांट लेंगे। तो सबसे लास्ट वाले देखिए, सबसे लास्ट में क्या है, 1 है, 6 है, 7 है, 7 है। तो D को देख लेते हैं, D को 7 है, D को 7 लिखा गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो है ही नहीं। अब ये दोनों में से जो जहाँ कॉमन नहीं है वो देख लेते हैं। देखिए पहला अंक कॉमन है दोनों में, दूसरा कॉमन नहीं है तो देख लेते हैं आर को क्या लिखा गया, तो आर को 2 लिखा गया। आर को कितना है 2 है, आर को 2 मतलब कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए के लिए, क्यू के लिए तो हो जाएगा आपका 5 हो गया, क्यू के लिए कितना हो गया 5, आर के लिए कितना हो गया 2, यानी कितना से 2 अंक से ही आपका छट जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं देखना, इस टाइप से आपको कॉमन सेंस लगा करके तुरंत हल करना है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, बहुत ईजी तुरंत भर में आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करने से यही फायदा है कि क्वेश्चन के बनाने के तरीके अपना लोग सीखते चलते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बोला है सी को 3 लिखा गया तो 24 लिखा गया, इतना में तो जोड़ा गया होगा, एक बार जोड़ लेते हैं। तो 16, 5, 21, 21 से 3, 24, यानी कि पी जो आता है कितना में आता है 16 में, ई आता है 5 में और सी आता है 3 में। ठीक है, तो 16, 5, 21, 3, 24, यानी कि टोटल जो ABCD का अंक है उसकी संख्या को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एच कितने में आता है 8 में आता है, यू कितने में आता है 21 और x कितने में आता है 24, पूरा को जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 और 21 कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 5 45, 45 और 8 कितना 53, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ABCD का पूरा जो वर्णमाला है कितने अंक में कौन से नंबर पर कौन आता है वो सभी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे ए आता है 1 पर, बी आ गया आपका 2 पर, जेड आ गया आपका 26 में। ठीक है ना, एक्स आ गया 24 में, एस आ गया कितना 19 में आ गया, एन कितना में आता है 14 में आता है, एम कितने में आता है तो एम 13 में आता है, एच कितने में आता है तो 8 में आता है। ये सभी आपको पूरा का पूरा याद रखेगा, तुरंत भर में ये हल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, याद करिएगा 2 बार 4 बार आप इस टाइप के क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए बोल रहा है जी को 8 लिखा गया, जी को 8 में लिखा गया, ई को 6 लिखा गया, यानी कि जी आता है कितना में 7 में, ए आता है कितना में 5 में, एच सी कितना 3, ए कितना 1। देखिए 7 को 8 किया गया, 5 को 6 किया गया, 3 को 4 किया गया, 1 को 2 किया गया, यानी एक एक अंक बढ़ा करके लिखा गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से बोल सकते हैं एच कितना में आता है 8 में, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना 9 हो जाएगा। एफ आता है 6, यानी 6 में 1 बढ़ाएंगे तो 7 आ जाएगा। बी 2 में आता है तो इसको 1 बढ़ा कर लेंगे 3 आ जाएगा। डी 4 में आता है तो इसे 5 कर देंगे, यानी 97, 35। ठीक है, 97, 35 यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए ट्रेन भी आ गया बनाता। ठीक है, शक्तिपुंज एक्सप्रेस आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। बोला क्या इतना को हल करके एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सी है, हल कर लेते हैं इसे। देखिए 8864 माइनस एक्स बराबर 9631 माइनस 3214। पहले तो इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके इसको इधर कर देंगे, एक्स को इस साइड और इसको इस साइड कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो सिंपल सी है। देखिए 11 में से 4 जाएगा तो कितना 7, 2 हो गया तो 12, 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1 बचेगा और हो जाएगा आपका कितना 96 में से 32 घटा दे तो आ जाएगा 64। ठीक है, यानी कि 64, 17 आ गया इधर का जो अपन कैलकुलेट किया। ठीक है, यानी कि 96 31 माइनस 32 14 करेंगे तो आ जाएगा कितना 64, 17 जो कि प्लस में आ गया। अब एक्स को इस साइड प्लस में कर देंगे और इसको इस साइड माइनस में कर देंगे, यानी कि ये घट जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। देखिए लास्ट में 7 किस में आ रहा है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आ रहा है, यानी ए और ए तो नहीं है। ठीक है,
चलिए ये हो गया 5, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से एक जाएगा तो 4, यानी कि 47 दोनों में भी आ रहा है। फिर से घटा लेंगे, ये हो जाएगा 4, 8 में 4 जाएगा 4, 6 में से 8 में 6 जाएगा तो 2, यानी कि 24 47, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से हल कर लेंगे। इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेट बस करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 फ्रेंड्स। 78 में देखिए बोल रहा क्या, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितना होता है, 7 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि मान लेते हैं कि हम राशि 1 रुपया रखते हैं तो 7 वर्ष में ये 2 रुपया हो गया। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में हो गया। ठीक है ना, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, यानी कि इसमें ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया। यानी मूलधन 1 रखें तो मिश्रधन 2, तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज भी मिल गया आपको 1 रुपया। ठीक है ना, तो यहाँ से दर पहले निकाल लेते हैं, तो दर कितना हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज मतलब 1, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, यानी कि बोल सकते हैं 100/7, यानी कि 100/7% का दर था ये। ठीक है ना, तो आर का परसेंट आपको पता हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन आगे क्या कि तो वही राशि, ठीक है ना, वही राशि यानी कि वही जो 1 रुपया था, इसको बोल रहा है क्या, वही राशि को उसी ब्याज दर से, यानी इसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी ये बताना। यानी 1 रुपया रखते हैं तो हमें 5 रुपया हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 रुपया, यानी ब्याज हमें 4 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ब्याज 4 हो गया, मिश्रधन 5 हो गया और दर मूलधन 1 हो गया, दर आपको दिया हुआ है। तो टाइम पूछ रहा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा ब्याज, तो ब्याज 4, ब्याज गुना कितना हो जाएगा 100, मूलधन गुना दर, तो दर कितना है 100/7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 ये कर दें, 100 से 100 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 728, यानी कि 28 साल इसको टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो वही राशि को यदि 100/7% की दर से रखेंगे तो 1 रुपया जो है वो 5 रुपया बन जाएगा, कितने 28 वर्ष में बन जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए बोल रहा क्या, बोल रहा एक पिता है, ठीक है ना, पिता और सन, पिता और पुत्र की आयु का योग दे दिया आपका कितना 56 दे दिया। कितना दिया 56 वर्ष दे दिया है। बोल रहा है क्या 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद बोल रहा है क्या कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि पुत्र जब 1 वर्ष का रहेगा तो पिता कितने को हो जाएंगे, 3 वर्ष के हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, ये 4 वर्ष बाद की है। ठीक है ना, 4 वर्ष बाद की है, लेकिन ये जो आयु दिया हुआ है 56 वर्ष, ये वर्तमान दिया हुआ है। ठीक है ना, रेशियो कब का है, तो 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्ष और 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आगे 4 वर्ष और जोड़ेंगे तो हो जाएगा भविष्य के लिए, यानी कि 4 4 8 वर्ष। ठीक है, यानी कि 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। 64 का तुलना कितना कर देंगे, टोटल रेशियो से कर देंगे तो हो जाएगा कितना, टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। पिता की उम्र पूछेगा तो गुना 3 हो जाएगा, पुत्र की उम्र पूछेगा तो गुना 1 कर देंगे। चलिए काट देते हैं, तो 16 4 64, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 वर्ष, 16 तिया 48 और 16 एकम 16। ठीक है ना, तो पिता की आयु जो हो जाएगा वो 4 वर्ष बाद होगा। ठीक है ना, 4 वर्ष बाद पिता की आयु 48 वर्ष और पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद हो जाएगा कितना 16 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद होगा, लेकिन पूछ रहा है कि उनकी आयु वर्तमान में क्या है, उनकी आयु क्रमशः है मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में 4 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि ये जो उम्र निकला 4 वर्ष बाद की निकला, क्योंकि रेशियो 4 वर्ष बाद के दिया हुआ था, तो 4 वर्ष बाद की उम्र निकला हुआ, तो 4 वर्ष पहले की निकालना है। तो वर्तमान आयु जो हो जाएगा -4 करें, तो -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 वर्ष हो जाएगा, और इसका -4 करेंगे तो आ जाएगा 12 वर्ष। तो वर्तमान में पिता 44 का और पुत्र 12 का। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यदि पूछता 4 वर्ष बाद कितनी उम्र हो गए तो पिता 48 का हो जाएंगे और पुत्र 16 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोल रहा क्या, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है। ठीक है ना, कितना बनाता है 76 रन बनाता है, किसमें 15वीं पारी में, जिससे उसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए 15वीं पारी मान लेते हैं कि 15वीं पारी के पहले तक जो उसका औसत था कितना था 100 औसत था। तो 15वीं पारी के पहले तक उसने कितना पारी खेला 14 पारी खेला। तो 14 पारी में 1 की औसत से रन बनाया, तो टोटल कितना रन बनाया 1 रन बनाया, यानी कि 14 रन बनाया। ठीक है ना, चलिए अब 15वीं पारी में कितना बनाया उसने 76 रन बना दिया, तो टोटल 15 पारी के रन का योग हो गया बराबर। ठीक है, चलिए अब आगे। अब क्या करता है कि जब 15वीं पारी खेलता है तो औसत है 1 से +2 हो जाते हैं, 2 की वृद्धि हो गया। कितने पारी में, टोटल 15 पारी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। देखिए 14x हो जाएगा +76, इधर हो जाएगा कितना 14x +76 बराबर लिख सकते हैं 15x + 30। 14x को इधर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, बचेगा क्या x बचेगा,
और इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा कितना 40, 76 में 30 घट जाएगा तो कितना 46 बचेगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो हो गया कितना हो जाएगा 46। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 14 पारी तक उसने जो उसका एवरेज था वो कितना था 46 के एवरेज से वो रन बना रहा था 14 पारी तक। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अब 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, तो 15वीं पारी के बाद उसका बढ़ न गया औसत, तो 15वीं पारी के बाद उसका जो औसत हो गया 46 + 2 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलता 15वीं पारी से पहले तक औसत कितना था, तो 46 था। ठीक है, 15वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा, तो 15वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्योंकि औसत उसका बढ़ गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 80A1 की ओर। ठीक है ना, 80A1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोल रखा है 500 रुपये पर 50% की एकल बट्टा यानी कि छूट दिया जाता है। तो 500 पर 50% छूट दिया जाएगा, यानी कि आधा छूट दिया जाएगा। कोई वस्तु है जो कि 500 रुपये का, उस पर बोला गया कि 50% छूट मिला। तो 500 की वस्तु पर 50% छूट मिला, मतलब कितना में बेचेगा 250 में बेचेगा। कितना में बेचेगा 250 में। ठीक है, पहला तो कंडीशन ये हो गया। ठीक है ना, चलिए दूसरा में बोला क्या कि उसी राशि पर 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है जो कि इतना और इतना प्रतिशत के है। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो कितना होगा ये बता रहा। ठीक है, तो देखिए पहला में तो 50% का छूट दिया, तो 50 मतलब 250 रुपये का छूट मिला। ठीक है, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि 500 रुपये की वस्तु है, इस पर एक में 36% का छूट दिया गया। कितने का 36% का छूट दिया गया। ठीक है ना, 36% 2 क्रमिक के 36% और 4% के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 36% की छूट दिया गया तो 36/100 हो जाएगा, फिर 4% की छूट दिया गया तो कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए इसे, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य हटाने के लिए 5 हटा देते हैं, यहाँ 2 हटा देते हैं तो 1 शून्य ये हट जाएगा। तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 का मतलब कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। ठीक है ना, 72, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट फिर से यहाँ से देखते हैं। देखिए 500 रुपये की वस्तु है, उस पर 36% की छूट दिया, तो वस्तु कितना में बेचेगा, वस्तु आपको बेचेगा 64% यानी कि 64% में, और दूसरा को बेचेगा 96/100 में। ठीक है ना, इसे हल कर लेते हैं। तो हल कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य आपका ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हटा देंगे, यहाँ 32 हटा देंगे, 2 हटा देंगे तो 5 दूनी 10, 1 शून्य ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं, तो 32 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुना 6 कर दीजिएगा तो 180, 180 गुना 12 192। ठीक है ना, यानी कि 32 गुना 6 कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। 192 के 2 शेष आपके पास बचेगा 19। ठीक है ना, अब चलिए 32 गुना 9 कर दीजिए, तो 32 गुना 9 यानी कि 30 गुना 9 कर देंगे, 30 गुना 9 कितना हो जाएगा 270। ठीक है ना, 30 गुना 9 270, और 270 और 18 कितना 270 और 18 कितना हो जाएगा 288, 288 और 19 जोड़ देते हैं तो 288 और 9 जोड़ेंगे तो 97 और 97 और 10 कितना 307। ठीक है, और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो वस्तु को कितना बेचा गया 307.2 रुपया में बेचा गया। ठीक है ना, कितना में सेकंड जो कंडीशन रहा इसमें वस्तु को बेचा गया कितना 307.2 रुपया में बेचा गया। ठीक है ना, देखिए पहला जो कंडीशन था उसमें बोला गया कि 500 रुपये पर एकल छूट जब दिया जाता है, तो जब एकल छूट देते हैं तो 500 रुपये की वस्तु पर 50% छूट दिए, मतलब 250 रुपये में वस्तु को बेचें। दूसरा बार बोला गया कि उसी राशि पर यानी 500 की राशि पर 2 क्रमिक छूट दिया जाए, तो 2 क्रमिक जब छूट देते हैं तो 64% और 96% पर बेचें, तो उसमें बेचें हम कितने में 307 रुपया 20 पैसे में वस्तु को बेचें। तो बोल रहा है कि बीच का अंतर क्या है, यानी कि इसी दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा 57.2 का, कितने का 57.2 रुपये का अंतर रहेगा इसमें। ठीक है ना, कितने का रहेगा 57.2 रुपये का। ठीक है ना, चलिए तो ये 57.20 पैसे का, ठीक है ना, 2 रुपया नहीं 57.20 पैसे का डिफरेंस हो जाएगा दोनों का विक्रय मूल्य में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इस टाइप के है इजी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 82 नंबर देखिए बोल रहा क्या इजी क्वेश्चन है, आप बस ऑप्शन से बनाइए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पूरा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग के 3 गुना है। ठीक है ना, संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान के जो क्रम है वो पलट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए उठाते हैं जो कि 72 है। ठीक है, बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या 72 है, अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। अंकों के योग
कि 3 गुना है, अंकों के योग यदि 3 गुना करते हैं तो 9 या 27 आएगा, लेकिन यहाँ 72 आ रहा है, बराबर है, सही आ रहा है, इक्वेशन सही नहीं बैठ रहा है, यानी कि 72 ऑप्शन गलत है। ठीक है, 32 देखिए, 32 को लेते हैं तो 32 को अंक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 2 5, गुना 3 करेंगे तो आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि 32 भी नहीं है। 27 में देखिए अंकों का योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 2 9, गुना 3 करते हैं तो आ रहा है बराबर, 9 या 27, देखिए प्रूव कर रहा है। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, अंकों के योग, तो अंकों के योग किए तो 7 2 9 आ गया, अंकों के योग के 3 गुना है तो 3 गुना कर रहे हैं तो आ रहा है, तो अंकों के योग के 3 गुना के बराबर तो है ये संख्या तो यही ना है, संख्या ये है, इसके अंकों का योग करके 3 गुना किए तो आ गया। ठीक है, अब आगे फिर कंडीशन बोल रहा क्या, संख्या में 45 जोड़ते हैं, यदि संख्या, ये जो संख्या 27 इसमें 45 यदि जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों का जो स्थान है वो पलट जाता है। तो देखिए जब जोड़ते हैं तो हमें पलटना चाहिए, यानी कि 27 जो है वो कितना होना चाहिए, 72 हो जाना है, तभी तो पलट गया। देखिए जोड़ते हैं पलटता है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, देखिए पलट गया, 72 आ गया ना, यानी 27 जो गया अंकों का संख्या क्या हो गया, संख्या के अंकों क्या हो गया, पलट गया, यानी कि इक्वेशन सही है ये। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है कौन, 27, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप इस रूप से इसे हल करिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहता है तुरंत हल करेंगे तो बनेगा, नहीं तो आप इसे बनाएंगे तो आपको एक पेज में जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि एक सर्वाई संख्या मानना पड़ेगा, उसके बाद फिर बड़ा इक्वेशन बनेगा इसमें दो, और दोनों को फिर हल करके संख्या निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा टफ रहता है, टफ नहीं मतलब इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 भी इजी क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा क्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 6 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से भाज्य हो, यानी कि पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि 13 से भाग दे दीजिए, जो संख्या कटेगा उसी को चेक करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इजी है इसी तरह से बनाना। ठीक है, जैसे 13 से देखिए काटते हैं, 13 दूनी 26, 26 और कितना 10 1 101, तो 101 तो 13 से काटेगा नहीं, यानी ऑप्शन ए नहीं है सही। इसको करते हैं 13 13 13 4 52, 13 5 65, 65 और 7 1 71 काटेगा, 13 से नहीं काटेगा, ये भी नहीं। 18 काटते हैं इसे, 13 एकम 13 हो जाएगा 5 0, 13 4 52 नहीं, 13 3 39 39 11 बचेगा और 1, तो 111 13 से कटेगा नहीं, कट रहा, ये भी ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन 13 से कट ही नहीं, मतलब ये कटेगा। देखिए 13 दूनी 26 10, ठीक है ना, 10 और 100, तो 13 13 कितना हो जाएगा 91, 13 91 9 और फिर 1 13 91 कट गया, 13 से कट गया, मतलब इसका एलसीएम तो आपको बन ही जाएगा फिर। ठीक है ना, कट गया मतलब यहीं से फुलफिल हो रहा है, बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसका दूसरा ऑप्शन है बनाने का क्या, पूरा का एलसीएम लीजिए, उसके बाद फिर आपको 1 प्लस करना है, 13 को पूरा को एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, उसमें 13 से कटना है, ठीक है ना, तो गुना 13 और प्लस 1 करना। इसमें के की जो वैल्यू है आपको अपने मन से रखते जाना है। जैसे 13 का के का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 360 गुना 1 प्लस 1 करेंगे 361 आएगा, जो कि नहीं कट रहा है। फिर के का वैल्यू 2 करेंगे तो 721 आएगा, फिर नहीं कटेगा। फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, उसी प्रकार से फिर कैलकुलेट करना है और वैल्यू रख करके उसे 13 से डिवाइड करते जाना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डिटेल और ये हो गया बाई ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से फ़ायदा यही है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से हल करें, जल्दी से जल्दी ये आपको दिखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो ये सुविधा होता है प्रैक्टिस करने से, क्योंकि एग्जाम में अपने वो क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करना है। ठीक है ना, उसे हल करना है और वहाँ से निकलना है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहता है, इसे आप इस प्रकार से हल करिए। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन आया था ये भी जो आपको लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे तो इजी बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ये भी है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि एग्जाम में छोड़ के आना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन लोग बनाने की तरीका ढूंढेंगे, इससे जल्दी जल्दी हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्लस पॉइंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है, 6 दिन में कोई कार्य करता है, और बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में करता है। सबसे पहले तो क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, तो दोनों की एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 12, जो कि टोटल कार्य यूनिट यही होगा, एलसीएम जो आता है वही है। ठीक है, क्षमता यानी 12 काम है, 6 दिन लगा रहा है, मतलब कि एक दिन में कितना 2 यूनिट कार्य करता है, और 12 की क्षमता 12 दिन में करता है 12 यूनिट कार्य, मतलब कि 1 की क्षमता से कार्य करता है। ठीक है, तो कार्य जिसका समय कम रहेगा क्षमता अधिक रहेगा, जिसका समय ज़्यादा रहेगा मतलब उसका क्षमता कार्य करने की कम है, यानी कि दक्षता कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे। क्षमता निकालना है,
एलसीएम लेकर के उसके समय से भाग दे दीजिए, आपको क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, जैसे 12 को 6 से भाग दें 2 आ गया, यानी कि एक ही क्षमता आ गया। बी की क्षमता 12 में 12 से भाग दें 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी है। अब बोल रहा है क्या, यदि वो भी मिलकर कार्य को पूरा करते, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो कार्य का कितना भाग ए पूरा करेगा ये बताना है। तो देखिए, एक दिन में ए करेगा 2 यूनिट कार्य और बी करेगा 1 यूनिट कार्य, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना 3 यूनिट कार्य करेगा। कितना करेगा? 3 यूनिट कार्य करेगा। कौन? दोनों मिलकर के। तो टोटल कार्य कितने दिन में हो जाएगा? तो 12 यूनिट करने में, एक दिन में यदि 3 यूनिट कर रहा है तो 12 यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा? 4 दिन लग जाएगा। यानी कि 4 दिन ए भी करेगा और 4 दिन कौन करेगा? बी भी कार्य करेगा। तो टोटल क्षमता कार्य करने का है 12, टोटल कार्य कितना है? 12 है, जिसमें ए 4 दिन काम करेगा। तो 4 कितना यूनिट ए कार्य किया? तो 4 दिन में, एक दिन में 2 यूनिट, मतलब 4 दूनी 8 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है ना, कितने दिन कितने यूनिट काम किया? 8 यूनिट। तो ए कितना हिस्सा काम किया? 2 चौक 8, 312, यानी कि 2/3 हिस्सा जो काम है कौन किया? ए के द्वारा किया गया। ठीक है ना, और बाकी जो बच गया 1/3 हिस्सा वो कौन किया? बी ने किया था। ठीक है ना, तो ए का बारे में पूछ रहा है कि तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया गया, तो कार्य का जो काम है वो 2/3 हिस्सा जो है वो ए के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे। बोला क्या, एक सांकेतिक भाषा में TUK, FUK और RUK का अर्थ है अंगूर खट्टा है, और इसका अर्थ क्या है? सेब मीठा है, तथा इसका अर्थ क्या है कि अंगूर मीठा था। तो अंगूर का जो कूट है वो क्या है ये बताना। तो अंगूर का कूट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए, ये हो गया आपका इसका तो ये दिया हुआ है, इसके लिए ये दिया हुआ है और इसके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि समीकरण 1, 2 और 3 है। तो अंगूर किसमें किसमें ये देख लेते हैं। देखिए, अंगूर आपको यहाँ मिल जाएगा और आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सी अंक है? देखिए, ऑप्शन समीकरण 1 और समीकरण 3 में जो कॉमन मिलेगा वो कौन मिलेगा? देखिए, TUK नहीं है, FUK इसमें भी है, FUK इसमें भी है, बाकी अंगूर इसमें भी है, अंगूर इसमें भी है, यानी कि दोनों कॉमन है ही। तो यानी कि अंगूर के लिए जो कूट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? FUK हो जाएगा। ठीक है, FUK यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने में लगता है टफ, लेकिन इजी रहता है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। बोला क्या, बी आयु में ए से बड़ा है। ठीक है ना, बी है, बी के बारे में बोल रहा है क्या कि ए से बड़ा है, ए से बड़ा हो गया, ए से बड़ा है पर सी से छोटा है, सी से छोटा है। कौन है? बी। बोल रहा क्या, बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक है, आगे बोल रहा क्या कि डी ई से बड़ी है। डी जो है क्या बोल रहा है? डी ई से बड़ी है पर सी से छोटी है। सी से क्या है? छोटी है। डी जो है वो ई से क्या है? बड़ी है लेकिन सी से छोटी है। ठीक है ना, यानी कि सी के नीचे ही रहेगा इन लोग। ठीक है ना, सी के नीचे ही रहेगा इन लोग। ठीक है ना, सभी के सभी जो है क्या है? सी के नीचे है। तो बोला कि इन पांचों में सबसे छोटा कौन है ये बताना। तो सबसे छोटा को डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें और इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ये चारों में। ठीक है ना, कि ये चारों में कौन सबसे ऊंचा बोलता तो निकल जाता है, क्योंकि सबसे हाई तो सी पता चल रहा है, लेकिन सबसे नीचा कौन है यानी सबसे छोटा कौन है ये अपन लोग को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं और नहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, इसके लिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि तय नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है क्या कि पी क्यू का अर्थ है कि पी भाई है। ठीक है ना, पी क्यू का क्या है? भाई है, यानी कि पी जो है क्या है? भाई है। पी बोलेगा पी भाई है किसका? क्यू का। पी स्टार क्यू का अर्थ है क्या कि पी क्यू की माँ है। पी जो है क्या है? माँ है। ठीक है ना, इसको ही माँ बोल रही है। ठीक है, ये माँ हो गई, कौन? क्यू की माँ पी हो गया। आगे बोल रहा है कि पी और जो एपोस्ट्रोफिस दिया हुआ है इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि पी क्यू का पिता है। पी जो है क्या है? क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है। ठीक है ना, पी क्यू का क्या है? पिता है, यानी कि इसमें क्यू जो बोलेगा इसको पिता बोलेगा, और स्टार वाले में क्या बोलेगा? क्यू पी को माँ बोलेगा, और प्लस वाले में क्या बोलेगा? क्यू जो है पी को भाई बोलेगा। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ है? जेड एन का मामा है। जेड जो है वो एन का मामा होना चाहिए। ठीक है ना, जेड जो है क्या होना चाहिए? एन का मामा होना चाहिए। ठीक है, चलिए पीछे से इसको बैक से चेक करते जाएगा। देखिए स्टार में क्या बोल रहा है? स्टार का मतलब क्या है कि पी क्यू का माँ है। ठीक है ना, यानी कि बोल सकते हैं कि एन का माँ कौन है? टी है। टी जो है कौन है? एन का माँ है। तो एन का माँ है मतलब एन का माँ रहने का मतलब एन इसका लड़का होगा या तो लड़की होगा। ठीक है ना, एन कौन रहेगा? या तो टी का लड़का रहेगा या तो लड़की रहेगी, तभी तो इसका माँ रहेगी। ठीक है ना, उसके आगे बोला क्या? प्लस। प्लस का चिन्ह क्या है? तो प्लस का मतलब है क्या कि क्यू पी का भाई है, यानी कि बोल सकता है टी जो है जेड जो है वो क्या है? टी का भाई है। टी का भाई है। देखिए इसका ये माँ और इसका माँ का ये भाई,
तो माँ का भाई जो है उसको क्या लगेगा, मामा ही तो लगेगा, यानी एन जो है वो जेड का मामा इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया इसका माँ और माँ के भाई, तो इसे क्या बोलेगी, मामा बोलेगी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 में बोला क्या, वास्तुकार भवन, ठीक है। तो वास्तुकार भवन, तो वास्तुकार क्या करता है, भवन बनाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार क्या बनाएगा, प्रतिमा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम 1, 3, 10 इसका सीरियल नंबर कौन सा अंक गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको सिंपल से बनाएंगे, देखिए 1 गुना 2 करेंगे, ठीक है ना, 1 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो आपको 3 आ जाएगा। इसको बाद इसमें गुना करेंगे कितना, गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। उसी प्रकार फिर गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 129 गुना 3 प्लस 1 करेगा, 9 × 27 = 28, लास्ट में 8 ना आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 है ही नहीं, यहाँ तो 356 है, तो आपका 356 जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ए बी की माता है, ठीक है ना, ए तथा बी की माता सी है, ठीक है ना। इस सी जो है क्या बोल रहा है कि ए और बी का क्या है, माता है, ठीक है ना। ए और बी दोनों की माता कौन है, सी है। आगे बोल रहा है क्या, सी का पुत्र ए है, सी का पुत्र है ये, ठीक है ना। तो सी का पुत्र है ये, यानी कि बी के बारे में नहीं बताया गया। तो और आगे बोल रहा है क्या, एवं बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, पुत्री रहेगा, क्योंकि माँ तो है ही। तो माँ है सी, इसका मतलब है कि बोल दिया क्वेश्चन में कि ए पुत्र है, मतलब बी क्या रहेगी, बी इसकी बेटी है, ठीक है। चलिए तो बोला क्या, तो ए और बी का संबंध है, तो ए और बी क्या है, तो ए और बी आपस में क्या भाई बहन है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 91, बोल रहा है कि समूह में से कौन सा एक अन्य से अलग है ये बताना है, तो अन्य से अलग कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 81, जो कि सभी का 9 का वर्ग है, बाकी वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्या, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 92 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है क्या, 1 मिनट चार्ज लगा लूँ, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 92 बोल रहा क्या, ए का मान 7, बी का मान 5 और सी का मान 3 आपको दे दिया, ठीक है ना। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए का मान ज्ञात करना, सिंपल है। ए का स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49, प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस सी का स्क्वायर 3 × 9, माइनस ए बी मतलब कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस माइनस बी सी, ठीक है, सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस बी सी करेंगे मतलब कितना 5 × 15 हो जाएगा, माइनस सी ए मतलब कितना 21 आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे, प्लस वाले को एक साइड कर देंगे, माइनस वाले को एक साइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 49 जोड़ दीजिए तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा, और 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 83 हो गया 81, इसको जोड़ देंगे तो 35 और 45 10 50 50 और 20 70 और 1 71, यानी माइनस 71 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे, 83 माइनस 71 कितना आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा क्या, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। तो बोल रहा है क्या, बेलन के आधार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकालना है, यानी कि दोनों का आयतन आपस में क्या इक्वल है, ठीक है ना। चलिए तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर का मान तो दिया नहीं है, तो आर स्क्वायर और इंच का मान हो जाएगा 14। घन का आयतन दिया कितना, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, यानी कि 11 × 11 × 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काट देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। चलिए अब इसे हल कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, यानी कि 4r स्क्वायर बराबर 121, यानी कि r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 121/4, यानी कि r बराबर लिख सकते हैं कितना, रूट में हो जाएगा कितना 121/4, मतलब कि 11/2, 11/2 का मतलब कितना 5.5, ठीक है, 5.5 मतलब ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, बोल रहा क्या, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, ठीक है ना, संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 63, ठीक ना, 63 यानी कि 63वां स्थान मिला है इसमें भारत को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा ये बताना, ठीक है। तो दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह खुलेगा, ठीक है ना, कहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में दुनिया की पहली महिला मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की, ये बताना है। तो हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ किया यानी कि शुरू किया है, ये बताना है। तो कौन सा देश के द्वारा किया गया ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन के द्वारा यह शुरू किया गया। किसके द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, ये बताइए। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा थियो जेम्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, किसका, साफ्टा का, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को यह साफ्टा जो है वो क्या हुआ, अस्तित्व में आया। इसका पूर्ण रूप होता है दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता, यानी कि साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है, बोला है 99 में क्या, a+1/a बराबर 4। तो a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी है, इसे स्क्वायर बस करते जाइए दोनों साइड, ठीक है। चलिए, तो ये +1 a का 4 दिया है, तो दोनों साइड पहले स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस क्या हो जाएगा b² प्लस 2 × ab, ठीक है, बराबर हो जाएगा 16। a से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2 इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस में आएगा मतलब 14, ठीक है। फिर स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, फिर से यहाँ पर स्क्वायर फिर से कर देते, तो बचा 14 ना। तो हो जाएगा a² प्लस में हो जाएगा कितना, b² प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 14 स्क्वायर कितना, 196। तो a² से a² कट जाएगा तो माइनस में 2 इधर चला जाएगा, यानी कि बच जाएगा कितना, 194। तो 194 मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है क्या, k² - 2 होता है, ठीक है ना, यानी कि a+1/a, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, इतना का मान निकालना है तो, ठीक है ना, सॉरी a² बराबर, ठीक है। आप स्क्वायर करते जाइए, निकलते जाएगा। जैसे पहला में स्क्वायर करेंगे तो पहले a+1/a बराबर दिया हुआ है कितना, k दिया हुआ है, ठीक है। तो a² प्लस 1/a² का मान निकालना, तो k² - 2 कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो k² - 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना होगा, 2 मतलब 14। फिर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 196 - 2 194। तो इस पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा पति पत्नी और परिवार के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है, ये बताना, ठीक है। तो पति पत्नी और परिवार के बीच में कौन सही से संबंध दर्शाता है, ये बताना, ठीक है। चलिए, तो परिवार के अंतर्गत ही दोनों के दोनों आता है, लेकिन पति अलग होता है, पत्नी अलग होते हैं, ठीक है ना। दोनों का लिंग अलग होता है ना, पति पत्नी अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों परिवार का एक मेंबर है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में, ठीक है ना। जिनका मार्क्स यदि 70 या 75 से ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, 70 से प्लस है, ठीक है ना, 70 से प्लस है, उनका सबसे अच्छा अभी बेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। 70-75 के बीच में यदि भी मार्क्स है तो आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा मार्क्स हो, प्रैक्टिस करते रहिए, और जो समस्या हो कुछ कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।